कहानी की शुरुआत में अपने दोस्त की बीमारी का इलाज करवाने के लिए मैं दिन में फूड डिलीवरी का काम करता था और रात को ग्रिल्ड फूड बेचता था ताकि ऑपरेशन के लिए जितनी जल्दी हो सके पैसे जमा कर सकूं, जिस पर मैं लगातार मेहनत करता रहता था। लेकिन फिर एक दिन जब कई लग्जरी कार्स आकर मेरे घर के बाहर रुकती हैं, तब मुझे पता चलता है कि वो असल में एक बड़े और अमीर परिवार की खोई हुई बेटी है। यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। इसके बाद वो लोग घर से हर वो चीज ले जाते हैं जिसे ले जाया जा सकता था, जिसमें मेरे कमरे में रहने वाला दोस्त भी शामिल होता है। लेकिन मुझे अकेला छोड़कर सब चले जाते हैं। जिस पर एक रिपोर्टर हाची निम से पूछता है, आपके सामने खड़े इस इंसान का आपसे क्या रिश्ता है? जिसके जवाब में वह ठंडे अंदाज में कहती है, ये बस वो केयर टेकर है जिसने कुछ समय तक मेरी देखभाल की थी। यह सुनकर मैं अंदर तक टूट जाता हूँ। आगे चलकर हाची निम कांगथान की सबसे मशहूर और सबकी पसंदीदा हेयर्स बन जाती है। वहीं मैं उसकी लाइफ लैंग एनिमी से शादी कर लेता हूँ। लेकिन शादी की रात ही हाची निम अपने लोगों को भेजकर मेरा किडनैपिंग करवा देती है, जिसके बाद वह मेरी कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछती है, तुमने उस बदसूरत औरत से शादी क्यों की? जिस पर मैं शांत होकर जवाब देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे कभी केयर टेकर नहीं समझा। मेरी बात सुनकर हाची नियम ठंडी हंसी हंसती है और कहती है, एक बड़े आदमी की बस इतनी ही कैपेबिलिटी है। जिस पर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, हाँ मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पास बस इतनी ही कैपेबिलिटी है। इसके बाद कहानी हमें उस दिन में ले जाती है जब फैमिली हाची निम को वापस ले जाने आती है। उस दिन 12 लग्जरी कार्स दोसी की छोटी सी गली में लंबी लाइन बनाकर खड़ी होती हैं, जिस रास्ते से होकर मुझे रोज घर लौटना पड़ता है। चारों तरफ रिपोर्टर्स अपने बड़े बड़े कैमरों लेकर पूरे इलाके को घेर लेते हैं। हालत ऐसी होती है कि पानी तक निकलना मुश्किल हो जाता है। जिस पर मैं अपना फूड कार्ट अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। तभी मेरा पड़ोसी ट्रैनवी मुझे देखकर कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, भाई तेरी तो लॉटरी लग गई। तेरे घर में रहने वाली हाची निम असल में हाफ फैमिली की प्रिंसेस निकली। हाफ फैमिली के लोग उसे लेने आए हैं। अब तू भी उसके साथ जाकर लग्जरी लाइफ जी सकता है। जिस पर मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पाता। तभी हाची निम लोगों की भीड़ से घिरी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसे देखकर मैं दंग रह जाता हूँ। मैंने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। वह इस सीजन की सबसे नई डिजाइनर ड्रेस पहने होती है। उसकी फिगर, उसकी पर्सनैलिटी और उसका रॉयल ऑरा किसी मूवी हीरोइन से कम नहीं लगता, जिसे देखकर हर कोई उसकी तरफ देखता रह जाता है। इसके बाद मेरी नजर उसके बगल में खड़े मेरे रूममेट की बाश दांत पर जाती है। लेकिन जब हाची निम मेरी तरफ देखती है, तब उसकी आंखों में पहले जैसी वार्मथ नहीं होती। उसकी जगह अब सुपरियोरिटी और कॉन्टेम्प्ट साफ दिखाई देता है। तभी एक रिपोर्टर पूछता है, हाँ मिस, आपके और इस आदमी के बीच क्या रिश्ता है? जिस पर हाची नियम मेरी तरफ एक नजर डालती है और फिर ठंडे स्वर में कहती है, ये बस वो केयर टेकर है जिसने कुछ समय तक मेरी सेवा की थी। यह सुनते ही आसपास मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा उसके लिए सामान खरीदते हुए देखा था। वे मुझे उसके साथ एक्सरसाइज करते हुए भी देखते थे, इसलिए सभी जानते थे कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन अब एक ही पल में सिंपथी, मौकरी और रिडिकल से भरी अनगिनत नजरें मेरी तरफ उठने लगती हैं, जिस पर मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मैं अपने 10 युआन की टी शर्ट, 20 युआन के शूज और पूरे शरीर पर छाई थकान को देखता हूँ। सच कहूं तो उस वक्त मैं बिल्कुल एक केयर टेकर जैसा ही लग रहा था। मैंने पूरे 1 साल तक हाची नियम की देखभाल की थी। अगर वह मुझे अपना पड़ोसी भी कह देती, तब भी मैं इतना शर्मिंदा और अपमानित फील नहीं करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद हाची नियम लग्जरी कार तक पहुंचती है और कई बाडार्ट के लिए दरवाजा खोलती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वह पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखती है और कहती है, तुमने इतने समय तक मेरी केयर की है। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो, मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। तुम्हारी लाइफ बदलने का मौका आ गया है। यह सुनकर आसपास के लोग भी मुझे उकसाने लगते हैं। वे कहते हैं, जल्दी बोलो, उसके साथ चले जाओ। लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिलता। मैं बस हाथ में पकड़े मेडिसिन के बैग को कसकर पकड़ लेता हूँ। फिर मैं शांत स्वर में कहता हूँ, अगर ऐसा है ऐसा है तो इसका मतलब तुम्हें कोई इनक्योरेबल डिजीज थी ही नहीं। तो फिर पिछले कुछ सालों में तुम्हारी मेडिसिन पर जो पैसे मैंने खर्च किए उनका हिसाब कर लेते हैं। और हाँ, लिविंग एक्सपेंसेस भी। जिस पर मैं फोन निकालकर कैलकुलेटर खोलता हूँ और गिनती शुरू कर देता हूँ। कुल 5,98,000 युआन। मेरी बात सुनकर आसपास मौजूद लोग हंसने लगते हैं। उनके लिए मौजूदा हाची निम की स्टेटस के सामने 5,98,000 युआन कुछ भी नहीं था। वे सोचते हैं कि मैं बहुत छोटी सोच वाला इंसान हूँ। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा मांगता तो शायद करोड़ों भी मिल जाते। जिस पर हाची नियम
हल्का सा भौहें सिकोड़ती हैं। उसकी आंखों में कुछ जटिल भाव दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल उसका असिस्टेंट मेरे हाथ में एक चेक थमा देता है। मैं चेक पर नजर डालता हूँ। उसमें 6 लाख युआन लिखे होते हैं। यहाँ तक कि मुझे 2000 युआन एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं। इसके बाद काई बाडाट उसका हाथ पकड़कर मेरी तरफ देखता है और कहता है, हाँ चीनियम हमेशा तुम्हारे साथ जेनरस रही है। तुम जितना मांगो वह उतना दे देती है, लेकिन अब तुम दोनों अलग अलग वर्ल्ड्स के लोग हो। उम्मीद है कि आगे से तुम उसके बारे में किसी के सामने कुछ गलत नहीं कहोगे। जिस पर हा ची निम भी मेरी तरफ देखती है। वह होंठ दबाकर कहती है, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता था। उसकी बात सुनकर मैं सब समझ जाता हूँ। वह मुझसे शर्मिंदा थी। उसे डर था कि मैं लोगों को बता दूंगा कि मैं कभी उसका बॉयफ्रेंड था। जिस पर मैं कहता हूँ, फिक्र मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे भी मेरे जैसा गरीब बॉयफ्रेंड होना कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई गर्व करे। इसके बाद हा चीनिम वहां से चली जाती है। तमाशा देखने वाले लोग भी धीरे धीरे चले जाते हैं। सिर्फ ट्रैन भी वहीं खड़ा रह जाता है। वह गुस्से में कहता है, कांगथान और बसरीन अनबेमान, तू पागल है क्या? 6 लाख युआन से क्या होगा? एक घर तक नहीं खरीद पाएगा। जिस पर मैं फीकी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, लेकिन वह मुझ पर बस इतना ही उधार थी। उसे पसंद करना मेरी अपनी मर्जी थी। उसकी देखभाल करना भी मेरी अपनी चॉइस थी। मैंने गलत इंसान से प्यार किया, बस इतना ही। मेरी बात सुनकर ट्रैन भी गहरी सांस लेता है। फिर मेरी पेशानी पर उंगली से हल्का सा टप मारकर मुझे बेवकूफ कहता है। इसके बाद मैं घर लौटता हूँ। घर पहुंचकर देखता हूँ कि हाथ चीनिम का सारा सामान हटाया जा चुका था। कीबा दांत की चीजें भी गायब होती हैं। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान सब कुछ उड़ा कर ले गया हो। हर तरफ बिखरा हुआ सामान पड़ा था और उसे साफ करने वाला कोई नहीं था। उस रात मैं हमेशा की तरह ग्रिल्ड फूड बेचता हूँ। अगली सुबह हॉस्पिटल से हाची निम के लिए दवा लेने की आदत में वहां तक भी चला गया, जिस पर मुझे खुद एहसास होता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उस समय मैं बस सोफा पर फैलकर लेटना चाहता था। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि एक उंगली तक हिला सकूं। तभी मेरा पालतू कैट मियाओ मियाओ मेरे सामने बैठकर लगातार मियाओ मियाओ करने लगता है। यह वही स्ट्रे कैट था जिसे मैंने सड़क किनारे से उठाकर घर लाया था, जिस पर मैं उसे कैट फूड डालकर देता हूँ और साथ ही कमरे की थोड़ी सफाई भी करने लगता हूँ। इसके बाद शाम होते ही मैं हमेशा की तरह अपना स्टॉल लगाता हूँ। अब मेरे खर्चे पहले से काफी कम हो चुके थे। हाची निम अब मेरी जिंदगी में नहीं थी। मेरे अपने खर्चे बहुत कम थे, इसलिए 6 लाख युआन मेरे लिए करीब 20 साल तक काफी हो सकते थे। लेकिन फिर भी मेरा सपना एक घर खरीदने का था। मैं अपना एक छोटा सा होम चाहता था, एक ऐसी जगह जिसे मैं सच में अपना कह सकूं। आगे यूनिवर्सिटी के बाहर वाली बिजी स्ट्रीट पर मेरा बारबेक्यू स्टॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। वहां के स्टूडेंट्स अक्सर मेरे यहाँ खाना खाने आते रहते हैं। लेकिन उसी दिन मेरे स्टॉल के सामने अचानक एक बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत महिला आकर रुकती है, जिसे देखकर मैं भी अनजाने में उसकी तरफ देखने लगता हूँ। मैं कहता हूँ, बॉस जो पापा आज 5 लैम्प स्क्यूअर्स और एक जोड़ी गोट किडनीज दे दीजिए। अब तक मैं ज्यादातर जोशीले और एनर्जेटिक कॉलेज स्टूडेंट्स को सर्व करता आया था, लेकिन यह पहली बार था जब मेरी दुकान पर कोई ऐसी रिच यंग लेडी आती है जिसे देखते ही पता चल जाता है कि उसका बैकग्राउंड बिल्कुल आम नहीं है, जिस पर मैं खुद को उसे कुछ और बार देखने से रोक नहीं पाता। उसकी हाइट लगभग 1.70 मीटर के आसपास लगती है। चेहरा बेहद नाजुक और खूबसूरत होता है। टेम्परमेंट बहुत प्योर और एलिगेंट लगता है। लंबे वेवी हेयर, बड़ी दोहरी पलकें और चेहरे की शार्प फीचर्स उसे किसी यूरेशियन ब्यूटी जैसा लुक देती हैं। जिस पर मैं देखता हूँ कि गली के मुहाने पर ज्यादा दूर नहीं एक सिल्वर ग्रे पोर्श भी खड़ी होती है। उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा होता है और कार की लाइट्स अभी भी ऑन रहती हैं। साफ दिख रहा होता है कि वह उसी का इंतजार कर रहा है। मैं, जिसने रोमांस नॉवेल्स की हजारों किताबें पढ़ रखी थी, पहले ही पल अपने दिमाग में एक ड्रामेटिक स्टोरी बना लेता हूँ। मुझे लगता है कि कोई रिच हेयरिस अपने कॉलेज बॉयफ्रेंड के लिए बारबेक्यू खरीदने आई होगी। जिस पर मैं तुरंत मुस्कुराकर कहता हूँ, जी अभी लाया। आप पार्सल करवाएंगी या यहीं खाएंगी? मुझे पूरा यकीन होता है कि वह पार्सल ही करवाएगी, इसलिए मैं पहले से ही पैकिंग बॉक्सेस निकालकर तैयार कर देता हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट वह कहती है कि वह यहीं खाएगी। यह सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ, जबकि वह बिल्कुल कैजुअली एक खाली जगह ढूंढकर बैठ जाती है। कुल मिलाकर वह लगभग 300 युआन का खाना ऑर्डर करती है, जिस पर मैं लगातार स्क्यूअर्स ग्रिल करता हूँ और एक एक करके उसके सामने रखता जाता हूँ। जब तक सारा खाना तैयार होता है, तब तक पसीना मेरे पूरे शरीर को भिगो चुका होता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह सारी चीजें तूफान की तरह साफ कर देती हैं। इसके बाद वह मेरी तरफ देखकर कहती है, बारबेक्यू तो काफी अच्छा बनाते हो, वैसे नॉर्मल कुकिंग कैसी करते हो? जिस पर मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ और अपनी तरफ इशारा करके पूछता हूँ, आप मुझसे पूछ रही हैं? फिर मैं जवाब देता हूँ,
कुकिंग भी ठीक ठाक कर लेता हूँ। बारबेक्यू स्टॉल खोलने से पहले मैंने प्रोफेशनल शेफ की ट्रेनिंग भी ली थी। यह सुनकर वह तुरंत अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकालती है और मेरी तरफ बढ़ा देती है। क्या मेरे घर पर्सनल शेफ बनकर काम करने में इंटरेस्ट है? जिस पर मैं कार्ड उठाकर देखता हूँ, चेयरवुमन ऑफ मिक्सी ग्रुप लियू रुयान। ये पढ़ते ही मेरी एक्सप्रेशन अजीब हो जाती है। मैं मजाक में पूछता हूँ, प्रेसिडेंट लियू, आप मुझे शुगर बेबी बनाना तो नहीं चाहती? वह शांति से जवाब देती है, मंथली सैलरी 1 लाख युआन। यह सुनकर मैं तुरंत कहता हूँ, प्रेसिडेंट लियू जैसी रिस्पेक्टेबल वुमन ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं कल से ही ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना? ऐसा नहीं था कि मैं आसानी से झुक गया था। बात बस इतनी थी कि उसने बहुत ज्यादा ऑफर कर दिया था। आखिर यानजिंग जैसे महंगे शहर में घर खरीदना कोई आसान बात नहीं होती। मेरी छोटी सी बारबेक्यू स्टॉल की इनकम से तो शायद पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी घर नहीं खरीदा जा सकता था। अगले दिन मैं लियू रुयान के विला पहुंचता हूँ, जिस पर वह खुद दरवाजा खोलती है। करीब 30 साल की वह महिला ग्रे स्पोर्ट्स वियर पहने होती है। लगता है कि अभी अभी जॉगिंग करके वापस लौटी है। मुझे गेट के बाहर खड़ा देखकर वह खुद लॉक खोलती है और अंदर ले जाती है। फिर वह तेज और हल्के कदमों से आगे चलती है, जबकि मैं उसके पीछे पीछे चलता रहता हूँ। लियू फैमिली का विला बेहद विशाल होता है। मेन गेट से लिविंग रूम तक पहुंचने में ही 7-8 मिनट लग जाते हैं, जिस पर मैं चलते चलते आसपास का माहौल ऑब्जर्व करता रहता हूँ। और साथ ही उससे थोड़ा सावधान भी रहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कोई स्कैमर हो। इसी बीच अचानक धप्प की आवाज आती है और मैं सीधे उसकी पतली कमर से टकरा जाता हूँ। एक हल्की सी खुशबू मेरी नाक तक पहुंचती है, जिस पर मैं घबराकर उसके कंधे पकड़ लेता हूँ और तुरंत माफी मांगता हूँ। सॉरी मिस, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन लियू रुयान अब खुद को रोक नहीं पाती। वह पलटकर मेरी तरफ देखती है। क्या तुम सच में मुझे कोई फ्रॉड समझते हो? जिस पर मैं मासूमियत से पूछता हूँ, क्या ऐसा नहीं है? यह सुनकर वह गुस्से में हंस पड़ती है। वह हाथ उठाकर मुझे मारना चाहती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। फिर ठंडी आवाज में कहती है, एक बार और मुझे मिस लियू कहा तो अच्छा नहीं होगा। ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। जिस पर मैं उसके करीब जाकर ध्यान से देखता हूँ, फिर सिर हिला देता हूँ। देख लिया, लेकिन सच में नहीं पहचानता। मैं तो बस एक बारबेक्यू सेलर हूँ। आपके जैसी रिच यंग लेडी को कैसे जान सकता हूँ? शायद आपने किसी और को समझ लिया है। मुझे तो अब सब समझ आने लगता है। अचानक मिली इतनी अच्छी नौकरी आखिर यूं ही कैसे मिल सकती थी? शायद किसी रिच फैमिलीज डॉटर ने गलती से मुझे किसी और इंसान समझ लिया था। लेकिन लियू रुयान दांत भींच लेती है और ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, जियांग जिंगचेन, एक बार और कहो कि तुम मुझे नहीं जानते। एक रिच हेयर जब गुस्सा होती है तो उसके पूरे शरीर से ठंडा दबाव निकलता महसूस होता है, जिस पर मैं अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ लेता हूँ और ध्यान से उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगता हूँ। अचानक मेरे दिमाग में एक दूसरा चेहरा उभरता है, एक ऐसा चेहरा जो कभी आग से बुरी तरह झुलस गया था और जिस पर भयानक स्कार्स थे। अगर उन स्कार्स को हटा दिया जाए, यह सोचते ही मैं सन्न रह जाता हूँ। लगभग उसी पल मैं उसकी असली पहचान लेता हूँ, जिस पर मैं तुरंत मुड़कर भागने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड कोई मेरी कलाई पकड़ लेता है। एक जोरदार खिंचाव महसूस होता है और मेरी पीठ दीवार से टकरा जाती है। फिर लियू रुयान का चेहरा मेरी आंखों के ठीक सामने आ जाता है। वह मुझे अपने और दीवार के बीच दबा देती है, फिर सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। जियांग झिंगचिंग, अगर दम है तो अब भाग कर दिखाओ। जिस पर मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पाता। हमारे बीच की दूरी इतनी कम होती है कि उसकी सांसें सीधे मेरे चेहरे पर महसूस होने लगती हैं। मैं जरा भी हरकत करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे डर होता है कि कहीं वह यह ना सोच ले कि मैं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में अपनी उस अनफॉरगेटेबल लव स्टोरी से पहले पहले मेरी एक और कहानी थी। जब मैं 17 साल का था, तब हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई थी। उसका नाम रुयान था। उसके चेहरे पर आग से जलने का एक बड़ा स्कार था, जिस पर पूरी क्लास उससे डरती थी। हर कोई उससे दूरी बनाकर रखता था, यहाँ तक कि कैफेटेरिया में भी कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। पीछे से सब उसे अगली गर्ल कहकर बुलाते थे। उसकी डेस्क पार्टनर तक सीट बदलने की मांग करती है। वह कहती है कि रुयान का चेहरा देखकर उसे नाइटमेयर्स आते हैं। टीचर भी बेबस हो जाती हैं। फिर वह क्लास से पूछती हैं, क्या कोई वॉलंटियरली इसके साथ डेस्क शेयर करना चाहता है? जिस पर रुयान की सफेद उंगलियां डेस्क के किनारे को कसकर पकड़ लेती हैं। साफ दिखता है कि वह अंदर से कितनी नर्वस होती है। जब पूरी क्लास उससे बच रही होती है और कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता, तभी मैं हाथ उठा देता हूँ। टीचर, मैं इसके साथ बैठ जाता हूँ। यह सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। कूड़ा बीनने वाला और अगली गर्ल दोनों साथ में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। उस समय मेरी अडॉप्टिव ग्रैंडमदर अभी जिंदा थी। वह स्क्रैप्स और रिसाइक्लेबल्स इकट्ठा करके मुझे पालती थी। उनकी मदद करने के लिए मैं भी स्कूल के बाद गार्बेज बिन से बॉटल्स और कैन्स इकट्ठा करता था, जिस पर क्लास के बच्चे हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि मेरे शरीर से बदबू आती है। 10वीं क्लास से ही मुझे हमेशा अकेले बैठना पड़ता था। टीचर सब जानती थी,
इसलिए उन्होंने कई बार स्टूडेंट्स को डांटा भी था। लेकिन लोगों के मुंह बंद किए जा सकते हैं, उनके दिल नहीं। पीछे से सब मुझे गार्बेज बॉय कहकर बुलाते रहते थे, जिस पर मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देता हूँ और घबराते हुए अपने कपड़ों का किनारा पकड़कर रुयान से पूछता हूँ, क्या क्या तुम मुझे अपना डेस्क पार्टनर बनने दोगी? मुझे डर होता है कि कहीं वह भी बाकी लोगों की तरह मुझसे नफरत ना करने लगे और मेरे शरीर की बदबू से दूर ना भाग जाए। मैं हैरान रह जाता हूँ क्योंकि नुयेन जोर से सिर हिलाते हुए कहती है, बस तुम डरना मत, मैं तैयार हूँ। जिस पर इसके बाद हमारे बीच धीरे धीरे और भी ज्यादा कनेक्शन बनने लगते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि नुयेन सच में बहुत इंटेलिजेंट है। उसके एग्जाम रिजल्ट्स हमेशा पूरे बैच में टॉप पर रहते थे। वह मुझे पढ़ाई में गाइड करती थी, जबकि मैं उसके लिए अपनी दादी के हाथों से बने राइस डम्पलिंग्स लेकर जाता था। जिस पर एक दिन जब स्कूल के बाहर के कुछ गुंडे उसे परेशान करने आते हैं, से कहते हैं, तो मैं तुरंत बेसबॉल बैट उठाकर उनकी तरफ दौड़ पड़ता हूँ और उनसे लड़ाई कर लेता हूँ। वहीं जब मेरे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते हैं, तो वह बिना कुछ सोचे अपना आधा पॉकेट मनी मुझे दे देती है। इसके बाद जब हम 12वीं ग्रेड में पहुंचते हैं, आधा तक का थे, तो एक दिन अचानक नुयेन मुझसे अपने दिल की बात कह देती है। वह चाहती थी कि मैं उसके साथ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं। हम दोनों ने साथ में थानबक यूनिवर्सिटी जाने का वादा भी किया था, जिस पर मैं उसकी कन्फेशन स्वीकार कर लेता हूं और अपनी एप्लीकेशन भी थानबक में भर देता हूं। लेकिन फिर डेडलाइन वाली रात, जब मैं एक 5 स्टार होटल में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता हूं, तभी अचानक नुयेन के परिवार को वहां डिनर करते हुए देख लेता हूं। उनके साथ एक बेहद हैंडसम लड़का भी बैठा होता है, जिस पर जब दोनों परिवारों के पेरेंट्स वॉशरूम चले जाते हैं, तब मैं उन्हें बात करते हुए सुन लेता हूँ। वे लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि समर वेकेशन के दौरान उस लड़के को नुयेन के साथ विदेश भेजा जाएगा ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके और वापस आने के बाद दोनों की एंगेजमेंट करवा दी जाएगी। यह सुनकर मैं पूरी तरह टूट जाता हूँ। मेरे अंदर की हीन भावना फिर से जाग उठती है, जिस पर अपने कमरे में लौटते ही मैं अपनी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस बदल देता हूँ। साथ ही नुयेन को एक मैसेज भेज देता हूँ कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं उसके सारे कॉन्टैक्ट मेथड्स ब्लॉक कर देता हूँ। फिर कोई भी नहीं जान पाता कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मुझे भी कभी नुयेन की कोई खबर नहीं मिलती है। अगर उस दिन मैं जिद करके घर वापस न गया होता और रिपोर्टर्स ने उसकी तस्वीरें न खींची होती, तो शायद आज तक मुझे यह भी पता नहीं चलता कि वह वापस लौट आई है। जिस पर लियू न्यूयन की आवाज गुस्से से भर जाती है। वह कहती है, जिस दूसरे इंसान की बात तुम कर रहे थे, क्या वह हाची निम थी? यह सुनकर मैं सन्न रह जाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ब्रेकअप के समय बोला गया मेरा बहाना उसे आज तक याद होगा। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, चाहे था या नहीं था, अब उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे याद है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुका हूँ। मेरी बात सुनते ही लियू न्यूयन लगभग पागल हो जाती है। वह गुस्से में कहती है, क्या मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूँ? तुम कहो ब्रेकअप और मैं मान लूं। उसी समय विला का बड़ा दरवाजा खुलता है, जिसके बाद अंदर से एक सफेद सूट पहने बेहद हैंडसम आदमी बाहर आता है। वह किसी फेयरी टेल के प्रिंस जैसा दिखाई देता है। उसे देखते ही मैं पहचान जाता हूँ। यह वही आदमी था जो कई साल पहले उस प्राइवेट रूम में लियू न्यूयन के साथ बैठा हुआ था। मुझे आज भी याद था कि दोनों परिवारों ने उसी समय उनकी एंगेजमेंट की तारीख तय की थी। जिस पर मेरे मन में सवाल उठता है, तो लियू न्यूयन का पहले से फियांस था, फिर भी वह मेरे साथ रिश्ता जोड़ना चाहती थी? तभी वह युवक उत्साह से चिल्लाता है, सॉन्ग कान्हथान, सिस्टर येन, आखिरकार मुझे सॉन्ग कान्हथान मिल गया। जिस पर लियू न्यूयन सिर हिलाती है और मेरी तरफ देखते हुए उस लड़के का परिचय देने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, हाँ तूर्नियन उछलते हुए मेरी तरफ दौड़ आता है और मेरी बांह पकड़ लेता है। वह मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या आप सिस्टर येन के बॉयफ्रेंड हैं? उसकी बात सुनकर मैं अचानक रुक जाता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू न्यूयन सबके सामने खुलेआम मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहेगी, जिस पर मेरा दिमाग अनायास हाची निम की तरफ चला जाता है। जब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था, तब वह पूरी तरह हेल्दी थी, लेकिन बाद में अचानक एक कार एक्सीडेंट हुआ। उसने मुझे बताया था कि हाँ, फैमिली की लीगल वाइफ उसे हटाना चाहती है ताकि वह परिवार के लिए खतरा न बने, इसलिए उसने बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन मुझे यह सब नहीं पता था। मैं हर बार उसके मेडिकल चेकअप और मेडिसिन पर हजारों युआन खर्च करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि जब मैंने उसका बॉयफ्रेंड बनने का फैसला किया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। चाहे उसे कैसी भी बीमारी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका इलाज हो सके। लेकिन आखिर में पता चलता है कि वह सब सिर्फ एक नाटक था। उसे तो हाफ फैमिली वापस ले गई थी, जबकि बाहर की दुनिया को बताया जा रहा था कि मैं सिर्फ उसका केयर टेकर हूँ। यह सोचकर मेरा दिल बेचैन हो उठता है। मैं लियू न्यूयन की तरफ देखता हूँ और जानना चाहता हूँ कि कहीं मैंने सालों पहले उसे भी गलत तो नहीं समझ लिया था। तभी हातूर नियन मेरे और करीब आकर धीरे से कहता है, भले ही सिस्टर येन आपको पसंद करती हूँ,
अन्ना मैं निपा रही थी कुकिंग हो, लेकिन उनका फियांसे तो मैं हूँ। दोनों फैमिलीज ने यह रिश्ता पहले ही तय कर दिया था। जरा खुद को मिरर में देखकर बताइए, क्या आप अब भी उनके लायक हैं? सिस्टर येन अब पहले वाली बदसूरत लड़की नहीं रही, जबकि आप अभी भी सिर्फ एक बारबेक्यू सेलर हैं जिसके शरीर से धुएं की बदबू आती है। उसकी बात सुनकर मैं इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ छुड़ा लेता हूँ, लेकिन हाथ नियन ऐसे जमीन पर गिर पड़ता है जैसे मैंने उसे धक्का दे दिया हो। जिस पर वह जमीन पर बैठा बैठा मासूम चेहरा बनाकर कहता है, ब्रोदर काम थान, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? यह देखकर मैं तुरंत लियू न्यू यन की तरफ देखता हूँ। मुझे लगता है कि नॉवेल वाली शेमलेस ग्रीन टी ड्रामा अब मेरे ऊपर होने वाली है, लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा। लियू न्यू यन गुस्सा मुझ पर नहीं बल्कि हाथ्यू नियन पर करती है। वह ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? कैमथन ने तुम्हें छुआ तक नहीं। क्या तुम्हारे अंदर कोई ड्रामा स्पिरिट घुस गई है? मैंने पहले ही कहा था कि मेरे घर मत आया करो, और अब मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये सब तमाशा क्यों कर रहे हो? यह कहकर वह सीधे मेरा हाथ पकड़ लेती है और हाथूनियन को वहीं हैरानी में बैठा छोड़कर अंदर चली जाती है। इसके बाद हम लियू फैमिली की विला के अंदर पहुंचते हैं। लिविंग रूम बहुत बड़ा था। नौकर अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वहीं मेरे जैसा आउटसाइडर अंदर आने के बावजूद किसी की नजर ज्यादा देर मुझ पर नहीं टिकती है, जिस पर लियू नो यह खुद मेरे लिए पानी का गिलास भरती है और मुझे बैठने के लिए कहती है। फिर वह मेरी आंखों में देखते हुए पूछती है, कैमथन, सच बताओ, उस समय जो मैसेज तुमने भेजा था, क्या वो झूठ था? क्या तुमने कभी किसी और से प्यार नहीं किया था? मैं कुछ देर चुप रहने के बाद जवाब देता हूँ, शुरुआत में वह झूठ था, लेकिन बाद में मैं सचमुच किसी और से प्यार करने लगा था। भले ही शुरुआत ऑब्सेशन से हुई थी, लेकिन मैंने उसकी 5 साल तक देखभाल की। हमारे बीच फीलिंग्स तो थी ही। मैं अपनी की हुई चीजों से इनकार नहीं कर सकता, चाहे आखिर में साबित हो जाए कि मैं गलत था। जिस पर लियू न्यूयन भी मुझे सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उसका हाथ ट्यूनियन के साथ कभी एंगेजमेंट नहीं हुआ था। यह सिर्फ दोनों फैमिलीज के एल्डर्स की एक तरफा इच्छा थी। इसके बाद मैं लियू फैमिली में रुक जाता हूँ और लियू न्यूयन का पर्सनल शेफ बन जाता हूँ। इतना ही नहीं, वह मेरे लिए खास तौर पर एक कमरा भी तैयार करवाती है, जो उसके कमरे के बिल्कुल बगल में होता है। यह देखकर मैं थोड़ा स्पीचलेस रह जाता हूँ, लेकिन रात को जब मैं अपने कमरे में प्रवेश करता हूँ तब एक अजीब बात नोटिस करता हूँ। पूरे बड़े बेड पर एक भी ब्लैंकेट नहीं रखा होता है, जिस पर मैं बटर को ढूंढने जाता हूँ, लेकिन बटर ठंडे लहजे में जवाब देता है, सर, आपकी सारी अरेंजमेंट्स यंग मिस ने खुद की हैं। ये मेरे अथॉरिटी के अंदर नहीं आता। आप चाहें तो सीधे उनसे पूछ सकते हैं। जिस पर मजबूरी में मैं लियू न्यूयन के कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाता हूं। तभी अंदर से उसकी आवाज आती है, अंदर आ जाओ। मैं दरवाजा खोलकर कमरे में कदम रखता हूं, लेकिन वहां लियू न्यूयन दिखाई नहीं देती है। इसके बजाय बाथरूम की तरफ से लगातार पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही होती है। खुद नहा रही है और मुझे भी अंदर बुला रही है। मैं अभी यह कहने ही वाला होता हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा, तभी बाथरूम का दरवाजा अचानक खुल जाता है, जिस पर लियू न्यूयन बाहर निकलती है। उसके भीगे हुए बाल कंधों पर बिखरे हुए रहते हैं। उसने बस एक हल्का सा नाइट ड्रेस पहन रखा होता है और वह बिल्कुल आराम से मेरी तरफ चलकर आती है। मैं अनजाने में उसकी तरफ 2-3 बार और देख लेता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं कोई बदतमीज इंसान था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी वाकई बेहद आकर्षक थी। उसके लंबे और सुडौल पैर ड्रेस के नीचे से साफ नजर आते हैं। उसकी चाल बेहद ग्रेसफुल थी और पूरा लुक बहुत एलिगेंट लग रहा था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी हुई थीं, जिस पर मैं पूरी तरह असहज महसूस करने लगता हूँ। आखिर 20 साल से ज्यादा की जिंदगी में मैंने ऐसा सीन कहाँ देखा था, जिस पर अगले ही पल मेरी नाक से खून निकलने लगता है। यह देखकर लियू न्यूयन घबरा जाती है। वह फौरन मेरी तरफ दौड़कर आती है, मेरी ठुड्डी ऊपर उठाती है और सिर पीछे करने को कहती है। फिर मुझे बेड के किनारे बैठाकर टिश्यूज निकालती है और मेरी नाक पर लगा देती है। इसके बाद वह नाराजगी भरे अंदाज में कहती है, तुम इतने बेकार कैसे हो सकते हो? हाची निम के साथ 5 साल रहे हो, ऐसा क्या है जो पहले नहीं देखा होगा? जिस पर मैं बेहद दुखी होकर जवाब देता हूँ, उसने कभी मुझे छूने तक नहीं दिया। हाची निम ने खुद मुझे प्योर्स किया था, लेकिन वह हमेशा मुझसे ऐसे दूरी बनाकर रखती थी जैसे मैं कोई चोर हूँ। यह बात सुनने में भी अजीब लगती है, खासकर तब जब वह बीमार होने का दावा करने लगती है। चाहे मैं उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करूँ, वह हमेशा मुझे ठंडे और चुभने वाले शब्द ही सुनाती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ मेरे रूममेट क्वी बागदाद के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह उसके प्रति खास तौर पर बहुत केयर दिखाती थी। क्यूबी डैड काफी हैंडसम था और एक लग्जरी कार शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। जिस पर एक समय ऐसा भी आता है जब हाची निम आधी रात को मुझे मैसेज भेजकर मिल्क टी मंगवाने को कहती रहती है। एक छोटी सी ड्रिंक की कीमत भी करीब 30 युआन होती थी। बाद में एक दिन मैं वही ड्रिंक क्वी बागदाद की सोशल मीडिया पोस्ट में देखता हूँ, जिस पर मुझे समझ आता है कि वह ड्रिंक असल में उसके लिए मंगवाई जाती थी। यह जानकर मैं बेहद गुस्सा हो जाता हूँ। एक दिन जब मैं अपना स्टॉल बंद करके घर लौटता हूँ
तब देखता हूँ कि हा ची निम क्यूबी डैड की बाहों में बैठी हुई गेम खेल रही है, जिस पर मैं तुरंत क्यूबी डैड को खींचकर अलग करता हूँ और हा ची निम से पूछता हूँ, जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम मुझसे दूर भाग जाती हो, लेकिन उसके इतना करीब कैसे बैठ सकती हो? आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तक कि मेरे मन में यह ख्याल भी आता है कि अब स्टॉल पर काम करने नहीं जाऊंगा, लेकिन तभी हा ची निम का मैसेज आ जाता है। वह लिखती है, इस महीने मुझे 7,000 युआन चाहिए, जल्दी ट्रांसफर कर दो। यह पढ़कर मेरा दिल ठंडा पड़ जाता है, जिस पर पहली बार मैं उसे पैसे भेजने से मना कर देता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद उसका दूसरा मैसेज आ जाता है, मुझे पता था कि तुम मुझे बोझ समझते हो, ठीक है मैं मर जाती हूँ, तुम्हें मेरा इलाज नहीं करवाना तो मत करवाओ। यह पढ़ते ही मैं घबरा जाता हूँ और जल्दी जल्दी सामान समेटकर घर की तरफ भागता हूँ। लेकिन जब घर पहुंचता हूँ तब पता चलता है कि हाँ, फैमिली के लोग उसे अपने साथ लेकर जा चुके हैं। कारण भी बेहद सीधा था। हाँ, फैमिली का असली वारिस हाँ मेंट्रियट बोन कैंसर और मेरो डिजीज की वजह से कम उम्र में ही मर चुका था। वहीं हाँ टू ही एन पूरी तरह निकम्मा साबित हो रहा था। वह बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में लगभग कुछ नहीं जानता था, जिस पर हाँ चीनियम हाँ फैमिली की आखिरी उम्मीद बन जाती है। इसी वजह से हाँ फैमिली के ओल्ड मास्टर उसे अब बाहर रहने नहीं देना चाहते थे। मैं सोचता हूँ कि यह सब सुनकर लियू न्यूयन जरूर मेरा मजाक उड़ाएगी, लेकिन मेरी उम्मीद के उल्टा वह मुझे बेहद दर्द भरी नजरों से देखती है। फिर वह धीरे से मुझे गले लगा लेती है और कहती है, काम थान, मुझे अपने पिछले सालों की कहानी बताओ। असल में उन सालों में बताने लायक ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस बदल दी थी और येन किन्ह से सबसे दूर यूएन थान चला गया था। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में मेरी मुलाकात हा ची निम से होती है। वह एक सिंगल पेरेंट फैमिली से आती थी। हर महीने उसके पास सिर्फ 700 युआन का खर्चा होता था। उसकी रूममेट सभी ब्रांडेड क्लॉथ्स और एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करती थी, लेकिन वह लगातार 2 साल तक सिर्फ एक सस्ती ड्रेस पहनती रहती है। उसी समय मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू कर दिया था। मैं न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करता था, बल्कि हर महीने कुछ पैसे बचाकर अपनी दादी को भी भेजता था, क्योंकि बचपन से मुझे छोड़ दिया गया था। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे असली पेरेंट्स कौन हैं। इस दुनिया में मेरी दादी ही मेरी इकलौती फैमिली थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। जब मुझे यह खबर मिलती है तब ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरे ऊपर टूट पड़ी हो। मैंने हमेशा सोचा था कि एक दिन उन्हें खुशहाल जिंदगी दूंगा। उन्होंने भी मुझसे वादा किया था कि वह 100 साल तक जिएंगी, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हो पाया। जिस पर हा ची निम छुट्टी लेकर मेरे साथ गांव लौटती है। वह मेरी दादी के अंतिम संस्कार में मेरा साथ देती है और लगातार मुझे संभालने की कोशिश करती है। एक्सीडेंट कंपेंसेशन के तौर पर मुझे 3 लाख युआन मिलते हैं। इसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी लौटते हैं तब हा ची निम मुझे प्योर्स करना शुरू कर देती है। उस समय मेरी जिंदगी पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं हर वक्त दुख और दर्द महसूस करता था। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में चेकअप करवाने पर डॉक्टर कहते हैं कि मुझ में डिप्रेशन के शुरुआती साइंस दिखाई दे रहे हैं। जिस पर हा ची निम हर दिन मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाती है, मुझे क्लब एक्टिविटीज में शामिल करवाती है और तरह तरह के सरप्राइजेस देती रहती है। धीरे धीरे वह मुझे अंधेरे से बाहर निकाल देती है। इसलिए जब उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया तो मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। लेकिन ग्रेजुएशन वाले साल हा ची निम का कार एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद वह कहती है कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है। यह सुनकर मैं बुरी तरह डर जाता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं वह भी मेरी दादी की तरह मुझे छोड़कर न चली जाए। जिस पर मैं एक साथ कई जॉब्स करने लगता हूँ ताकि उसके इलाज के लिए पैसे जुटा सकूं। मैं हमेशा यह सपना देखता रहता हूँ कि एक दिन हम दोनों अपना छोटा सा घर बनाएंगे। इसी वजह से जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है तब मैं उसे वापस येन किन्ह लेकर आता हूँ। वह जगह जहाँ मेरी दादी की कब्र मौजूद थी। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि अगर हा ची निम की बीमारी ठीक नहीं हुई और वह मर गई तो मैं उसकी कब्र अपनी दादी की कब्र के पास बनवाऊंगा, ताकि हम तीनों हमेशा साथ रह सकें। लेकिन हा ची निम नहीं मरती और मैं लगातार पैसे कमाने के लिए संघर्ष करता रहता हूँ। फिर असली बदलाव तब आता है जब क्वी बागडार्ड हमारे शेयर्ड अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है। वह मुझसे बिल्कुल अलग था। मैं पूरे दिन बारबेक्यू स्टॉल पर धुएं और आग के बीच काम करता रहता था। मेरे शरीर में हमेशा धुएं की गंध बसी रहती थी। वहीं क्वी बागडार्ड हमेशा साफ सुथरा, स्टाइलिश और बेहद वेल ड्रेस्ड दिखाई देता था। फैशन और ट्रेंड्स की उसे पूरी जानकारी थी, जिस पर हा ची निम पहली ही नजर में उससे प्रभावित हो जाती है। यहाँ तक कि वह एकदम स्वस्थ इंसान की तरह उसके सामान उठाने में भी मदद करने लगती है। मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की का नाम था ट्रेन वी। उसने मुझसे कहा, क्यों ना हा ची नियम को बाहर जाकर कोई पार्ट टाइम जॉब करने दिया जाए। अगर वो महीने के 2000 से 3000 युआन भी कमा ले तो भी अच्छा ही है। तुम खुद को देखो, कितने थके हुए लग रहे हो। मैंने सिर हिलाकर कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे मेहनत से कोई डर नहीं है। मेरी बात सुनकर ट्रैनवी ने नाक से कोड़ते हुए ताना मारा। उसकी तबीयत खराब है, लेकिन वो क्वी बागडार्ड के लिए सामान उठाने में मदद कर सकती है। पिछली बार जब तुम्हारी बारबेक्यू गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी तब वो तुम्हारी मदद करने क्यों नहीं आई?
मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैंने उसे फोन ही नहीं किया था। लेकिन सच तो ये था कि मैं झूठ बोल रहा था। मैंने उस दिन हाची नियम को कई बार फोन किया था, मैंने दी सब पता, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। बाद में जब मैं घर लौटा तब पता चला कि उस दिन क्वी बाग डाट का जन्मदिन था। उसने अपने घर पर बड़ी पार्टी रखी थी और हाची नियम भी वहां बड़े मजे से शामिल थी। उसने क्वी बाग डाट को 8,000 युआन से भी ज्यादा कीमत का एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। जब मैं उसे फोन कर रहा था, उसका फोन सोफे पर पड़ा हुआ था। आसपास खड़े दोस्त शोर मचा रहे थे और उसे उकसा रहे थे कि वो अपने हाथों से वो ब्रेसलेट क्वी बाग डाट की कलाई में पहनाए। ये सब मुझे बाद में एक वीडियो देखकर पता चला। एक बार मैंने हाची नियम से कहा, क्या तुम रात के बाजार में आकर मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि कुछ ग्राहक पैसे दिए बिना ही निकल जाते हैं। तुम्हें ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं, बस सबसे व्यस्त समय में थोड़ी मदद कर देना। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मुझे पालना नहीं चाहते तो साफ साफ बोल दो, बहाने मत बनाओ। कोई भी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे इंसान को काम करने के लिए मजबूर नहीं करता। और हाँ, मामा मामा पोसाइड जमाता नराभा करती, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा दिमाग सच में बहुत धीमा है। पहले पैसे ले लिया करो, फिर खाना बनाना। ऐसा करोगे तो कोई भी पैसे दिए बिना भाग नहीं पाएगा। कुछ समय बाद एक टेबल पर बैठे ग्राहक बहुत ज्यादा शराब पी चुके थे। उनमें लगभग 20 साल की एक लड़की थी जो नशे में बदतमीजी कर रही थी। अचानक उसने पीछे से मेरा कपड़ा पकड़कर जोर से खींच दिया। बात इतनी बढ़ गई कि आखिरकार पुलिस बुलानी पड़ी। जब वो लड़की होश में आई तो उसने जिद पकड़ ली कि वो तो सिर्फ मेरे पीछे रखे टिश्यू का पैकेट लेने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरे अंदाज में कहा, अंकल, पहले आईने में खुद को देखिए, आप मुझसे पूरे 5 साल बड़े हैं। खुशनसीबी से उसी समय हाची नियम वहां आ गई और मामला संभाल लिया। लेकिन मुझे बचाने के बाद भी उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे मुझ पर शर्म आ रही है। घर लौटने पर क्वी बाग डाट भी हंसते हुए बोला, भाई, शायद तुमने उस लड़की को गलत समझ लिया। उसके पास लड़कों की कोई कमी नहीं है। और फिर तुम्हारे शरीर से तो हमेशा तेल और धुएं की गंध आती रहती है। कोई आम लड़की तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। उस वक्त हाची नियम का चेहरा एकदम उतर गया था। उसने सिर्फ इतना कहा, जाकर अच्छी तरह नहा लो। मैं बहुत साफ महसूस कर सकता था कि हाची नियम बदल चुकी थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। स्कूल के दिनों की तरह मेरा साथ नहीं देती थी और न ही किसी काम में मेरी मदद करना चाहती थी। मैं बस बेबस होकर खुद को दिन ब दिन गिरते हुए देख रहा था। लियू रुयान से दूर रहने के उन सालों में मेरी जिंदगी कभी अच्छी नहीं रही। और जब मुझे पता चला कि लियू रुयान ने हात्सुशेन से शादी ही नहीं की, तब मेरे भीतर का अपराध बोध और भी बढ़ गया। लियू रुयान ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया, मुझे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया और बोली, भैया, डोंग जिंगथियन चाहे किसी से भी दूर हो जाए, वो हमेशा अच्छा ही जी सकता है। वो कभी किसी से कम नहीं था। चाहे वो 17 साल का लड़का हो जो अपनी दादी की मदद के लिए कचरा बटोरता था, या फिर वो आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए ठेला लगाकर पैसे कमाता था। वो हमेशा चमकता रहा है। जहां तक हाची नियम की बात है, एक दिन उसे जरूर समझ आएगा कि उसने कितनी कीमती चीज खो दी। मैंने धीरे से पूछा, सच में? ये पहली बार था जब किसी ने मुझे मजबूत बनने के लिए कहा था, और वो इंसान मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, तो तुम्हारा क्या हुआ? लियू रुयान मुस्कुराई, मेरी कहानी तो काफी साधारण है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे माता पिता का तलाक हो गया था। अदालत ने फैसला किया कि मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी, इसलिए मैंने उनकी सरनेम अपना ली। बाद में दोनों फिर से एक हो गए और मैं वापस लियू परिवार में लौट आई। तभी मैंने अपना पुराना नाम भी वापस रख लिया। मेरी नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। मैं अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छूने लगा। तब उसने एक फोटो निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने प्लास्टिक सर्जरी इसी बचपन की तस्वीर के आधार पर करवाई थी। पता नहीं कितनी सर्जरी और रिकवरी के बाद आज ये नतीजा मिला है। बताओ, कैसी लग रही हूँ? मैंने बिना झिझक कहा, सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बिल्कुल परफेक्ट। मेरे सामने खड़ी लियू रुयान उस तस्वीर वाली महिला से कम 70% मिलती जुलती थी। शायद यही उसका असली चेहरा होना चाहिए था। जब मैं उसका निजी शेफ बनकर काम कर रहा था, तब वो सबसे ज्यादा मीठी खट्टी पसलियां खाना पसंद करती थी। कई दिनों तक लगातार वही डिश खाती रही। मैं इतना आदी हो चुका था कि उसे बनाने में आधे घंटे से भी कम समय लगता था। महीने के 1 लाख युआन की सैलरी लेते हुए मुझे सच में शर्म महसूस होती थी। खास बात यह थी कि वो हर रोज ऑफिस से लौटते समय मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आती थी। कभी कोई घड़ी, कभी फूलों का गुलदस्ता, तो कभी कोई पुरानी एंटीक चीज। वो हमेशा कहती, बस छोटे मोटे खिलौने हैं, लेकिन अगर मैं लेने से मना करता तो वो जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा देती। ऐसे ही आधा महीना गुजर गया। आखिरकार मैं उसके पास गया और कहा, असल में मुझे सिर्फ वही एक डिश बनानी नहीं आती, मैं और भी बहुत कुछ बना सकता हूँ, जैसे स्टीम्ड एग विद श्रिम्प, ब्रेज्ड हेयरटेल फिश या फिर पैलेस टोफू। मेरी बात सुनकर उसने सिर उठाकर मुझे देखा। उस समय वो अपने स्टडी रूम में बैठी कुछ दस्तावेज पढ़ रही थी। वो बोली, अगर सच में कुछ और करना चाहते हो तो मेरे साथ एक पार्टी में चलो। मैं चौंक गया और अपनी तरफ उंगली करके पूछा, मैं? उसने हल्के से सिर
सिर हिला दिया। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। मेरे जैसे आदमी का वहां जाना शायद ठीक नहीं लगेगा। लियू रुयान तुरंत खड़ी हो गई और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। किसने कहा? हर इंसान का एक चमकदार रूप होता है, बस उसे बाहर लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो मुझे सैलून ले गई, नए कपड़े दिलाए और पूरी तरह बदल दिया। कुछ ही घंटों में मैं पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश दिखने लगा। जिस जगह हमें जाना था वो शहर के सबसे बड़े अमीर लोगों का सर्कल था। वहां 100 साल पुराने डोंग परिवार के बुजुर्ग मुखिया का 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। और वहीं अचानक हमारी मुलाकात हाची नियम से हो गई। लेकिन उसके साथ खड़ा इंसान कोई बागडाट नहीं था। वो उसका छोटा भाई हाथ सुशेन था। हाथू हियन मुझे लियो न्यूयेन का हाथ पकड़े हुए देखता है, जिस पर उसकी आंखें गुस्से से जैसे आग उगलने लगती हैं। वहीं हाची नियम का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। वह मेरी तरफ यकीन न कर पाने वाली नजरों से देखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन उसने मुझे छोड़कर हाथू हियन को चुना था। जिस पर मुझे भी याद आता है कि उस वक्त मैं भी उसे बिल्कुल इसी तरह देखा करता था। इसके बाद पिछली बार सच्चाई सामने आने के बाद हाथू हियन अब बिल्कुल भी दिखावा नहीं करता है। वह ताने मारते हुए कहता है, क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहती हो और एक BBQ बेचने वाले के साथ रहना चाहती हो? मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। वह तुम्हें आखिर दे ही क्या सकता है? जिस पर लियो न्यूयेन हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम 24 साल के हो चुके हो, सही है ना? तो अब तक अपनी मेहनत से एक भी ढंग का पैसा कमाया है? जिस चीज को तुम अपनी सुपीरियरिटी समझते हो वह आखिर है क्या? सिर्फ तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड? यह सुनकर हाथू हियन का चेहरा तुरंत बदसूरत हो जाता है। वो कहता है, अच्छा बैकग्राउंड होना भी तो एक एडवांटेज है, नहीं? जिस पर लियो न्यूयेन सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बैकग्राउंड एडवांटेज होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को दूसरों से ऊपर समझो। यह सुनकर हाथू हियन पूरी तरह चुप पड़ जाता है। वहीं हाची निम ठंडी नजरों से मुझे देखते हुए कहती है, कांग थान, अब समझ आया कि तुम मुझसे माफी मांगने क्यों नहीं आए। तो तुमने किसी अमीर और खूबसूरत लड़की का सहारा पकड़ लिया है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता इसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से बना हुआ है। पहले यह बहुत बदसूरत थी, फिर भी तुम ऐसी लड़की के साथ रहना पसंद करते हो, लेकिन मेरे पास वापस नहीं आते। जिस पर मैं ठंडी हंसी हंसते हुए कहता हूँ, क्योंकि वह मुझे कभी नौकर या सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करती है। मेरी बात सुनकर हाची निम कुछ पल के लिए चौंक जाती है, फिर व्यंग्य से हंसते हुए कहती है, तो तुम्हारी एम्बिशन बस इतनी सी है? जिसके जवाब में मैं बिना झिझक सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, हाँ बिल्कुल इतनी ही है। यह सुनकर हाची निम गुस्से से दांत भींच लेती है और लगभग अपने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास तोड़ देती है। फिर हाथू हियन हाथ बांधकर घमंड से कहता है, कांग थान, ज्यादा खुश मत हो। अगर आज मेरी बहन डोंग लाओ जियाजू की पोती के करीब पहुंच गई तो हमारा हाफ फैमिली इस पूरे अपर क्लास सर्कल का सबसे अमीर परिवार बन सकता है। उस वक्त हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे और तुम मेरे जूते साफ करने के भी लायक नहीं रहोगे। वह यह बातें जानबूझकर इतनी जोर से बोलता है कि मैं और लियो न्यूयेन दोनों सुन सकें, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट लियो न्यूयेन जोर से हंस पड़ती है। जिस पर वह कहती है, हाँ फैमिली खत्म हो चुका है। अगर इसे तुम दोनों जैसे बेवकूफों के हाथ में छोड़ दिया जाए तो इसका डूबना तय है। यह सुनकर हाथू हियन का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। वह चिल्लाकर पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर लियो न्यूयेन शांत भाव से कहती है, मतलब वही है जो मैंने कहा। इसके बाद वह दोनों को बिल्कुल इग्नोर कर देती है और मेरा हाथ पकड़कर सीधे बैंक्वेट हॉल के अंदर ले जाती है। अंदर पहुंचते ही कई रिच फैमिलीज की यंग लेडीज जो लियो न्यूयेन को जानती हैं उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। जिस पर उनमें से कोई पूछती है, लियो तिएथु, आपके साथ जो जेंटलमैन है उनका आपसे क्या रिश्ता है? मैं सोचता हूँ कि शायद लियो न्यूयेन भी हाची निम की तरह सब कुछ नकार देगी, लेकिन वह मेरी तरफ एक नजर डालती है और फिर सबके सामने बड़ी खुली और स्वाभाविक आवाज में कहती है, यह मेरा फर्स्ट लव है और वही इंसान है जिसे मैं अभी परस्यू कर रही हूँ। उसकी बात सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कई लोग फुसफुसाने लगते हैं, लियो तिएथु जैसी लड़की को भी कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या? जिस पर मैं धीरे से उससे पूछता हूँ, तुम मुझे कब से परस्यू कर रही हो? यह सुनकर लियो न्यूयेन मुझे बेबस नजरों से देखती है। उसी पल मुझे अचानक एहसास होता है, रोज मेरे लिए खाना लाना, मुझे महंगे गिफ्ट्स देना और छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना, यह सब शायद उसी का तरीका था मुझे प्योर्स करने का। इसी बीच बर्थडे बैंक्वेट के मेन कैरेक्टर डोंग लाओ जियाजू आखिरकार सामने आते हैं, जिस पर लियो न्यूयेन मुझे लेकर उनके पास जाती है ताकि हम बर्थडे गिफ्ट दे सकें। यह गिफ्ट कल लियो न्यूयेन ने चुना था, लेकिन उसे अपने हाथों से मैं डोंग लाओ जियाजू को देता हूँ। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ती है उनका चेहरा अचानक बदल जाता है। वहीं उनके साथ खड़ी महिला भी मुझे एक अजीब नजर से देखने लगती है। फिर डोंग लाओ जियाजू पूछते हैं, था मैंने देखा बदलने आए थे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? जिस पर मैं सीधे उनकी आंखों में देखकर जवाब देता हूँ, मेरा नाम डोंग कान्हथान है, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे ना पिता हैं और ना माँ। मेरी बात सुनते ही डोंग लाओ गियाच का शरीर हल्का सा कांप जाता है। उसी समय हाथू हियन आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में कहता है, डोंग लाओ गियाच,
शायद आपको नहीं पता, यह सिर्फ एक अनाथ है। पहले नाइट मार्केट में बीबीक्यू बेचता था। लियू न्यूयन का सहारा मिलने के बाद ही इंसानों जैसी जिंदगी जी पा रहा है। डिसिप्लिन है। उसकी बात सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग मुझे अलग नजरों से देखने लगते हैं, जैसे मैं कोई ऐसा आदमी हूँ जो किसी अमीर महिला के सहारे ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। लेकिन तभी लियू न्यूयन एक कदम आगे बढ़ती है और मेरे सामने खड़ी हो जाती है, जिस पर वह सम्मान से कहती है, ग्रैंड पाडोंग कृपया उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कान्हथान पहले बीबीक्यू बेचता था, लेकिन वह अपनी मेहनत से कमाता था। मुझे इसमें शर्म की कोई बात नहीं लगती। यह सुनकर डोंग लाओ जियाजू सहमति में सिर हिलाते हैं। फिर वह किसी को एक पुरानी फोटो लाने का इशारा करते हैं। फोटो में लगभग 4 या 5 साल का एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिस पर वह पूछते हैं, क्या तुम इस बच्चे को पहचानते हो? फोटो देखते ही मैं पूरी तरह स्तब्ध रह जाता हूँ, क्योंकि तस्वीर में मौजूद बच्चा बिल्कुल मेरे बचपन जैसा दिखता है। मुझे तुरंत अपनी दादी की पुरानी फोटो एल्बम याद आती है। वह हर साल मेरी तस्वीरें संभाल कर रखती थी और कहती थी कि बड़े होने पर यह यादें काम आएंगी। उसी पल मेरे मन में एक चौंकाने वाला ख्याल आता है। मैं अविश्वास से डोंग लाओ ग्याच की तरफ देखता हूँ, जिस पर वह धीमी कांपती आवाज में कहते हैं, यह बच्चा मेरा खोया हुआ पोता है। उसे सालों पहले ह्यूमन ट्रैफिकर्स उठा ले गए थे। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी नहीं ढूंढ पाए। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम उससे बहुत मिलते जुलते हो। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैं खुद को रोक नहीं पाता और कहता हूँ, इस फोटो वाला बच्चा बिल्कुल मेरी 5 साल की तस्वीरों जैसा दिखता है। यह कहते हुए मैं अपने फोन से पुरानी तस्वीरें निकालकर उन्हें दिखाता हूँ। तस्वीरें देखते ही डोंग लाओ जिया तो गहरी सांस लेते हैं, लेकिन वह तुरंत कोई फैसला नहीं करते। जिस पर वह पूछते हैं, क्या तुम्हें आपत्ति होगी अगर हम डीएनए टेस्ट करवा लें? मैं बिना झिझक सिर हिला देता हूँ, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना बचा है या नहीं। इसके बाद डोंग लाओ गया तो अपने कुछ बाल निकालकर असिस्टेंट को देते हैं और जल्दी से टेस्ट करवाने का आदेश देते हैं। धीरे धीरे बर्थडे पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब यह सेलिब्रेशन कम और फैमिली रियूनियन ज्यादा लगने लगता है। चारों तरफ मौजूद लोगों के चेहरे देखने लायक होते हैं, खासकर फैमिली के लोगों के चेहरे, जिनकी बेचैनी मुझसे भी ज्यादा बढ़ती जाती है। काफी देर बाद डोंग लाओ जियातू का फोन बजता है। फोन के दूसरी तरफ असिस्टेंट की बेहद उत्साहित आवाज सुनाई देती है, ओल्ड मास्टर, रिजल्ट आ गया है। यंग मास्टर डोंग कान्हथान और डोंग फैमिली के बीच ब्लड रिलेशन की पॉसिबिलिटी 99% से भी ज्यादा कंफर्म हुई है। यह सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह जाता है और उसी पल डोंग लाओ जियाज के हाथ से फोन छूटकर सीधे जमीन पर गिर जाता है। डोंग लाओ जियाज के बगल में खड़ी महिला भी अचानक मेरी तरफ दौड़कर आती है और मुझे कसकर गले लगा लेती है, जिस पर वह रोते हुए कहती है, छोटे भाई, आखिर तुम मिल गए। यह देखकर हाथू हियन के चेहरे का सारा खून जैसे उड़ जाता है। वह अविश्वास से बड़बड़ाता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो बस बीबीक्यू बेचने वाला लड़का था। यह आखिर टॉप फैमिली का यंग मास्टर कैसे बन सकता है? फिर वह घबराकर हाची निम की तरफ देखता है और कहता है, दीदी कुछ बोलो ना, अब हम क्या करेंगे? जिस पर हाची निम के हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास जोर से टूट जाता है। कांच के टुकड़े उसकी हथेली में धंस जाते हैं और खून बहने लगता है। इसे कब लेकिन उसे दर्द तक महसूस नहीं होता। इसके बाद डोंग फैमिली मेरे लिए एक बेहद भव्य फैमिली रिकॉग्निशन सेरेमनी आयोजित करती है। साथ ही पूरे समाज के सामने मेरी और लियू न्यूयन की एंगेजमेंट की घोषणा भी कर दी जाती है। लेकिन एंगेजमेंट से ठीक एक दिन पहले एक ऐसी घटना होती है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हाची निम अचानक मेरा किडनैपिंग करवा लेती है। अगला सीन ग्रुप की रूफटॉप पर दिखता है, जिस पर हाची निम मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खोलती है। मैं देखता हूँ कि वह मेरे पैरों के पास बैठी है और पागलों जैसी नजरों से मुझे देख रही है। फिर वह कांपती आवाज में कहती है, कंथन टाम धन मत जाओ। लियोनियन शुरू से ही तुम्हारी असली पहचान जानती थी। वह सिर्फ तुम्हारे स्टेटस और पावर का फायदा उठाना चाहती है। इससे वह तो तुमसे शादी करना चाहती है। इसके बाद वह लगातार बोलती जाती है, अगर ऐसा नहीं था तो वह तुम्हें उस बर्थडे बैंकेट में क्यों लेकर गई? उसने खुद तुम्हें डोंग लाओ जियाजू के सामने क्यों पहुंचाया? जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं और कहता हूं, अगर मेरी पहचान से उसे फायदा मिलता है तो मैं खुशी खुशी उसे वह फायदा लेने दूंगा। फिर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूं, ठीक वैसे ही जैसे जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, तब मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ देने को तैयार रहता था। मेरी बात सुनकर हाची निम पूरी तरह जड़ हो जाती है। वह अविश्वास से पूछती है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेला? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी मकसद से तुम्हारे करीब आई? जिस पर मैं पलटकर पूछता हूँ, और जब तुम मेरे करीब आई थी तब क्या तुम्हारा भी कोई मकसद नहीं था? मेरी बात सुनते ही हाची निम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कॉलेज के दिनों में जो 3 लाख युआन की स्कॉलरशिप मुझे मिली थी, तब हाची निम सोचती थी कि मेरे साथ रहने से उसे कम तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लेकिन भले ही मैंने उसका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद भी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में
मैंने उस पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरे लिए वह पैसा मेरी दादी की जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद था। यह याद आते ही हा चिनिम वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसी समय लियू न्यूयन पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाती है, जिस पर पूरी सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि हा फैमिली के पतन के बाद हा तू हियन की मां को मालूम था कि डोंग फैमिली हा चिनिम को वापस हा फैमिली में लाना चाहती है, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और फैमिली एसेट्स किसी इलिजिमेट चाइल्ड के हाथों जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने चुपके से हा ग्रुप की सारी संपत्ति निकाल ली और पैसे लेकर विदेश भाग गई। जहां तक हा तू हियन की बात थी, वह इतना मूर्ख था कि उसे अपनी योजना में शामिल करना भी बेकार था। असल में उसकी माँ उसे भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन हा तू हियन को अभी भी लगता था कि हाँ, फैमिली के पास अरबों की संपत्ति बची हुई है, जिस पर उसने विदेश जाकर संघर्ष करने से साफ इनकार कर दिया। और आखिर में हाँ, फैमिली सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गया। इसके बाद हाचिनियम वापस लौटती है। हालाओ जियातू उम्मीद करता है कि वह कंपनी को बचा लेगी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने एक दिन भी काम नहीं किया था, जिस पर उसके दिमाग में गू फैमिली के साथ मैरिज अलायंस का विचार आता है। लेकिन जैसे ही उसकी असली पहचान उजागर होती है, वह उम्मीद भी पूरी तरह टूट जाती है। इसी वजह से वह मुझे किडनैप करती है। वह चाहती थी कि लियू न्यूयन की असली मंशा मेरे सामने उजागर कर दे और मैं फिर से उसके पास लौट आऊं। लेकिन मेरी बातें उसके लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं होती, क्योंकि वह यकीन ही नहीं कर पाती कि मैं किसी इंसान से बिना किसी शर्त के इतना प्यार कर सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे उसे एक पुरानी बात याद आती है, जिस पर उसे एहसास होता है कि कभी मैं उसे भी बिल्कुल ऐसे ही बिना शर्त प्यार करता था, और उसी प्यार को उसने खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया था। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि हाफ फैमिली को बचाने का मौका भी उसने खुद गंवा दिया था। यह एहसास होते ही पछतावा उसके पूरे दिल को घेर लेता है। आंसू लगातार उसकी आंखों से बहने लगते हैं, मानो पहली बार उसे समझ आता है कि उसने आखिर खोया क्या है। फिर जब पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगती है, तब भी वह लगातार एक ही बात दोहराती रहती है, कैंथेन पावाम, मुझे माफ कर दो, कैंथेन आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब जाकर उसे समझ आता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे चमकदार रोशनी खो दी है, वही रोशनी जिसने उसके सबसे अंधेरे दिनों में उसका रास्ता रोशन किया था। इसके बाद लियू न्यूयन मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और मेरे हाथ पैरों से बंधी रस्सियां खोलती हैं, जिस पर वह दुख भरी आवाज में कहती है, कांग थान, मैंने शुरू से तुम्हारी पहचान नहीं जानी थी, मैं सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फिर वह धीरे से कहती है, जिस दिन तुमने मुझे बताया था कि दादी भी इस दुनिया से चली गई हैं और अब तुम बिल्कुल अकेले हो, उसी दिन मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करूंगी। इसके बाद वह बताती है, बर्थडे बैंक्वेट में जाने से 1 घंटे पहले मेरे हाथ में जो फाइल थी, उसमें तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। जब तुम स्टडी रूम में आए थे, तब तक मैं तुम्हारे रिलेटिव्स को ढूंढ चुकी थी। मैंने यह सब अपने लिए नहीं किया, मैं सिर्फ चाहती थी कि इस दुनिया में और भी लोग हों जो तुमसे प्यार करें, तुम्हारी केयर करें और तुम्हारी रक्षा करें। उसकी बातें सुनकर मैं उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता हूँ, फिर उसके माथे पर हल्का सा किस करते हुए कहता हूँ, मुझे पता है, मुझे सब पता है। असल में अगर लियू न्यूयन सिर्फ मैरिज अलायंस चाहती, कोई चाहती, तो मेरे चले जाने के बाद ही वह हाथू हियन से शादी कर सकती थी। आखिर उस समय हाँ फैमिली अपनी ताकत के शिखर पर था, फिर वह मेरा इंतजार क्यों करती? मैंने हाँ चीनिम के सामने वे बातें सिर्फ इसलिए कही थीं ताकि उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए। आखिर कभी उसने सबके सामने मेरा अपमान किया था और मुझे अपना सर्वेंट कहा था, जिस पर अब उसकी पूरी जिंदगी पछतावे में गुजरने वाली थी। मुझे पूरा यकीन था कि आगे चाहे वह किसी भी आदमी से मिले, वह अनजाने में उसकी तुलना मुझसे जरूर करेगी, और अगर वह आदमी उसे वैसा बिना शर्त प्यार नहीं दे पाया जैसा मैंने दिया था, तो वह हमेशा अंदर ही अंदर टूटती रहेगी। उसके लिए यह सजा किसी जेल से कम नहीं थी। जहां तक मेरी और उसकी बात है, अब हमारे बीच का हर हिसाब बराबर हो चुका था। इसके बाद शादी का दिन आता है। मैं स्पेशली डिजाइन सूट पहनकर अपने परिवार और दोस्तों की ब्लेसिंग्स के बीच आगे बढ़ता हूँ। एक एक कदम चलता हुआ मैं अपनी खुशी की तरफ पहुंचता हूँ। रेड कार्पेट के आखिर में लियू न्यूयन से वेडिंग ड्रेस पहने खड़ी होती है। उसकी आंखें प्यार और खुशी से भरी होती हैं और वह सिर्फ मुझे देख रही होती है। उसी समय दूसरी तरफ हाची निम का फैसला भी सुनाया जाता है। किडनैपिंग के अपराध में उसे 10 साल की सजा दी जाती है। जिस पल चर्च की घंटियां बजती हैं, उसी पल अदालत का फैसला भी गूंजता है। उस दिन से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए सूरज की गर्म रोशनी की तरफ बढ़ती